Boku TV। मालपुर गांव में एक 4 मंजिला पुराना बंगला खड़ा था। बाहर से देखो तो किसी राजा का महल लगता था, लेकिन भीतर झांको तो पूरा खोखला था। उस बंगले में रहता था किशन, जो कभी जमींदार हुआ करता था। वो अपने आलीशान बंगले में बड़ी शान से रहा करता था। अरे सुनती हो माया? क्या हुआ जी? ये लो, इस बक्से को तिजोरी में अच्छे से रख दो। इसमें 7 लाख रुपए हैं। क्या 7 लाख रुपए? हाँ, याद नहीं है कि मैंने तुमसे पिछले हफ्ते क्या कहा था? जमीन का जो सौदा अटका पड़ा था वो अब पूरा हो गया है। ये उसी के पैसे हैं। क्या सच? वाह जी, ये तो कमाल हो गया। आपकी परेशानी भी खत्म हो गई। सही कहा तुमने। ऐसा था किशन का जीवन, शान, ऐशो आराम और समृद्धि से भरा हुआ। लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर गया। किशन के सारे जमीन के सौदे फंसते चले गए और वो पूरी तरह कर्ज में डूब गया। अब उसके पास अपने खोखले बंगले के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। मुझे माफ कर दो माया, मेरी वजह से तुम्हें भी ये गरीबी झेलनी पड़ रही है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं जी? मैंने आपके साथ बहुत सुख देखे हैं, तो अब इस कठिन समय में शिकायत कैसी? खुद को दोष मत दीजिए। माया की बात सुनकर किशन को थोड़ा सहारा मिला। उसने किस्मत को दोष देने के बजाय उसे स्वीकार कर लिया। अब अपना घर चलाने के लिए किशन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा, जहां उसे रोज कुछ पैसे मिलते थे और उसी पर उसका गुजारा चलता था। लेकिन वो रकम दोनों के लिए काफी नहीं थी। अरे माया, सुनती हो? दिवाली आने वाली है। इस बार मिठाई में क्या बनाओगी? नहीं जी, इस बार तो कुछ नहीं बना पाऊंगी। घर में बनाने को कुछ नहीं है और बाहर से लाने के लिए पैसे भी नहीं। जो पैसे आपने दिए थे वो सब खर्च हो गए। क्या सब खर्च हो गए? हे भगवान, अब मैं कल काम पर जाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखिए, आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र। कल काम से घर आते वक्त इसे गिरवी रख दीजिए। इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे कुछ दिन गुजारा कर लेंगे। बेचारा किशन अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखने की बात सुनकर मान तो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत मायूस हो चुका था। कभी सुख चैन से रहने वाली माया को गरीबी के कारण मजबूर होते देख वो फिर एक बार टूट चुका था। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी 5 साल से मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। त्योहार अब पहले जैसे नहीं रहे। मेरी माया, जो कभी सोने के गहनों से सजी रहती थी, आज उसका स्त्री धन भी मुझे गिरवी रखना पड़ा। ये पाप है। मैं एक पति के नाम पर धब्बा हूँ। किशन खुद से बातें करते हुए काम में लगा हुआ था कि तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। जहां वो काम कर रहा था वहां एक दीवार पर उसे दरार दिखाई दी। जैसे ही उसने उस दीवार पर हाथ फेरा, उसका कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। अरे ये क्या? ये दीवार तो खोखली है। आधी टूटी दीवार देखकर किशन ने सोचा कि उसे पूरी तरह गिरा ही देना चाहिए। लेकिन जब उसने दीवार आधे से ज्यादा तोड़ी तो जो उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पैसे? लेकिन ये यहाँ किसने रखे होंगे? छोड़ किशन, इतना मत सोच। अब तो किस्मत ने खुद दरवाजा खोला है। दीवार के अंदर से मिले पैसों के ढेर को देखकर किशन खुशी से झूम उठा। अब उसे माया का मंगलसूत्र गिरवी रखने की जरूरत नहीं थी। काम से निकलते समय किशन ने ये तय किया कि किसी को उन पैसों के बारे में पता न चले, इसलिए उसने टूटी दीवार पर एक और खोखली दीवार बना दी और फिर घर चला गया। माया, माया, ये देखो पैसे। पैसे? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? भगवान ने दिए। भगवान ने? अरे अब सवाल जवाब छोड़ो। ये लो अपना मंगलसूत्र। अब तुम्हें अपना स्त्री धन बेचने की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो जाएगा। इस बार हमारी दिवाली शान से होगी। किशन की बातें सुनकर माया हैरान थी, लेकिन इतने दिनों बाद किशन को इतना खुश देखकर उसने कोई सवाल नहीं किया। धीरे धीरे समय के साथ
किशन का व्यवहार भी बदलने लगा। अब वो रोज चुपके से उसी दीवार से पैसे निकालता और घर लाकर खर्च करता। माया ने यह अजीब बर्ताव पहली बार देखा था, इसलिए उसने एक दिन किशन से इस बारे में बात करने का निश्चय किया। सुनिए जी। हाँ बोलो। आप रोज रोज इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? अरे कहा ना, भगवान की कृपा है। लेकिन फिर भी वो बात आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं? कहीं आप कुछ गलत तो? क्या गलत? तुम्हें लगता है कि मैं ये पैसे किसी गलत काम से ला रहा हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर सवाल जवाब मत करो। मैंने कहा ना, कोई गलत काम नहीं कर रहा मैं। भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है जी, आज से मैं कुछ नहीं पूछूंगी। किशन के रूखे जवाब से माया और भी हैरान हो गई। अब उसे किशन पर शक होने लगा था, इसलिए उसने उससे बहस करने के बजाय उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। आखिरकार कई दिनों से छिपा सच उसके सामने आ ही गया। आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखने आई हूँ कि आप क्या पाप कर रहे हैं। ये पाप नहीं है माया, ये तो भगवान की देन है। नहीं जी, ये भगवान की देन नहीं, किसी का छिपाया हुआ काला पैसा है। हाँ तो क्या हुआ अगर है तो? किसे पता है कि यहाँ पैसे छिपे हैं? और अगर हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? किसी और को नहीं, पर हमें तो पता है ना कि ये पाप है। मैं ऐसे पैसे पर नहीं जी सकती। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। किशन गुस्से में था और जब माया ने मायके जाने की बात की तो वो आग बबूला हो उठा। क्या कहा तुमने? मायके चली जाओगी? ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, मैं ये सब बंद नहीं करूंगा। मैं इस गरीबी से तंग आ चुका हूँ। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। किशन के बुरे व्यवहार के कारण माया सचमुच अपने मायके चली गई और किशन उन पैसों के लालच में पूरी तरह डूब गया। उसे लगा आज नहीं तो कल माया को अपनी गलती का एहसास होगा और वो लौट आएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। माया के बिना किशन अकेला पड़ चुका था और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? पैसे और सुख की लालच में मैंने अपनी लक्ष्मी को ही घर से जाने के लिए कह दिया। मैं गलत था, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। पैसों के लालच में डूबे किशन को अब अकेलेपन ने एक बड़ी सीख दे दी थी। उसे समझ आ चुका था कि पैसों से ज्यादा कीमती अपने लोग होते हैं। अगर हम उन्हें खो दें तो चाहे अमीरी हो या गरीबी, इंसान कभी भी सुकून से नहीं जी सकता। यही सोचकर किशन तुरंत माया को लेने उसके मायके चला गया। अरे आप यहाँ? हाँ माया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और हमारा छोटा सा संसार। और कुछ इस तरह हुआ माया और किशन की कहानी का सुखद अंत। अब दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी में गरीबी में भी आत्मसम्मान और प्रेम से जी रहे थे। रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? अरे मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है, सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे, तुम चिंता मत करो।
आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहां से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर 2 लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहां एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाए? मोहित, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने। क्यों प्रधान जी? सही समझा है तुमने। ओह, तो ऐसी बात है। तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था। आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता न करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी, आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है। आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया, ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल मोहित, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित, मोहित, कहाँ गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रोने लगता है। अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई। अब मैं क्या करूंगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं लुट गया। थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई ये तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए।
जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ ललित और मोहित। ललित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से। दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो। गजब की माया है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूं। लच्छू अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास, सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया। तुम भी तो परेशान हो। मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। क्या मांगते हो? मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी वहाँ एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया, इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी! प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? दिव्य है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो।
और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में। और ये संदूक जो वहां दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह! चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत छुओ। इसे बस मैं खोल सकता हूँ। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या? लच्छू की बात काटकर प्रधान ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं, और जैसे ही वो उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले, और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल रेलवे स्टेशन के किनारे बने छोटे से झोपड़े में दो दोस्त रहते थे, गोटिया और मोटिया। दोनों कूली का काम करते थे। लाल कपड़े में लिपटी कूली की पट्टी उनके माथे की पहचान बन चुकी थी। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, ये दोनों साथ में मजदूरी करते और साथ में हंसते। मोटिया पतला दुबला, चंचल और मुस्कुराता रहता। गोटिया थोड़ा मोटा था, थोड़ा शांत, लेकिन दिल से बेहद गहरा। एक रात खाने के बाद दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे। अरे मोटिया, सोचा है जब अपना घर होगा ना, ईंट वाला, छत वाला, तो तेरे बर्तन धोने का काम मैं करूंगा। और मैं हर रविवार तुझे गरम गरम पूरी और भाजी बनाकर खिलाऊंगा। दोनों हंसी में खो जाते हैं। अपनी जिंदगी से थके हारे होने के बावजूद भी दोनों का सपना छोटा ही सही, लेकिन अपना घर हो जिसके लिए दोनों दोस्त बड़ी मेहनत करते और साथ ही पैसे जमा करते। अरे वाह, मजा आ गया। आखिरकार हम दोनों ने मिलकर 80,000 जमा कर ही लिए। वाह, क्या बात है। अब जल्दी ही किसी बड़े साहब को पकड़ेंगे और अपने घर का काम शुरू कर लेंगे। भाई वाह, जल्द ही मोटिया और गोटिया का सपना सच होने वाला था। लेकिन तभी अचानक सब बदल गया। मोटिया की तबीयत अचानक खराब होने लगी। सांस फूलती, शरीर टूटता, इलाज करने के बावजूद भी कोई असर ना होता, जिसके कारण धीरे धीरे मोटिया का व्यवहार भी बदलने लगा। चिड़चिड़ा, चुप और उदास रहता। लेकिन एक दिन मोटिया बड़ी खुशी से घर लौटा। गोटिया, गोटिया, सुनना, एक जबरदस्त बात बताऊं। ओ तेरी, आज तो तू बड़ा खिलखिला रहा है। भाई, भगवान ने सुन ली हमारी। आज स्टेशन के पास एक आदमी से मुलाकात हुई। मोबाइल पर किसी से घर के बारे में बात कर रहा था। मुझे लगा वो काम का आदमी है, तो मैंने भी बात की। और भाई, वो तो सीधा बिल्डर का आदमी निकला, दलाल है। क्या बात कर रहा है? फिर आगे क्या हुआ? उसने बोला कि एक छोटा सा 1 BHK घर है रेलवे क्वार्टर्स के पीछे। सिर्फ 80,000 का टोकन देना है अभी, फिर वो हमारे नाम पर बुक कर देगा। 80,000? ये बात तो वैसे अच्छी है, लेकिन वो इंसान भरोसे लायक तो है ना? अरे हाँ बाबा, देख, अब तू ज्यादा कुछ मत सोच। जल्दी से मुझे सारे पैसे दे दे, मैं कल ही जाकर उसे पैसे दे दूंगा। तू भी साथ चलना, ठीक है? दलाल के बारे में सुनकर गोटिया जितना खुश था उतना ही डरा हुआ था। कौन जाने वो दलाल कैसा था। उस पर यूं भरोसा करना उसे सही नहीं लग रहा था। लेकिन मोटिया को खुश देख उसने उस बात को अनदेखा कर दिया। महीनों से जो मोटिया टूट चुका था, वो आज उम्मीद से भरा हुआ था। उसकी आंखों में फिर से वही चमक थी। इसलिए गोटिया ने पैसे देने के लिए हामी भर दी। ठीक है मोटिया, तूने कहा ना, तो बस काम हो जाएगा। हम कल उसे पैसे दे देंगे। अगले दिन दोनों तय जगह पहुँचे। स्टेशन से थोड़ा दूर एक पुराने से बिल्डिंग के पास। वहाँ एक आदमी सफेद शर्ट, बालों में चमकदार तेल लगाए मोबाइल पर बिजी था।
हाँ जी, बुक हो गया समझिए, बस टोकन आ जाए। अरे पेमेंट में देरी नहीं चलेगी, कस्टमर रेडी है जी। भाई साहब, ये मेरा दोस्त है गोटिया, पैसे का इंतजाम हमने कर लिया है। बहुत बढ़िया। देखिए साहब, ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए है, कल से रेट बढ़ जाएगा। लोकेशन देखी आपने, बस 5 मिनट स्टेशन से, पानी बिजली सब पक्का। दलाल गोटिया और मोटिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा, मानो वो कोई बड़ा आदमी हो। लेकिन गोटिया उसकी आंखों में झांक रहा था। उसे बेचैनी दिखी, आवाज में कुछ ज्यादा मिठास थी। भाई कागज कहाँ है और रजिस्ट्रेशन कब होगा? अरे वो सब बाद में, पहले टोकन दीजिए, फिर मैं सब सेट करवा दूंगा। आप मेरे ऊपर छोड़िए ना, आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। दलाल का जवाब सुनकर गोटिया को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने मोटिया को अपनी ओर खींचा और धीमी आवाज में कहने लगा, मोटिया रुक, कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी आंखें नहीं मिला रहा, बातों में ज्यादा मिठास है और कागज तक नहीं दिखा रहा। तू हमेशा शक करता रहता है, कुछ अच्छा होने वाला है तो तुझे डर क्यों लगता है? क्योंकि मुझे अपना सपना किसी धोखेबाज के हवाले नहीं करना। गोटिया और मोटिया के बीच खुसर फुसर चल रही थी। उन दोनों की शक्ल से समझ आ रहा था कि कुछ तो बड़ी बात है। तभी दलाल बात सुन लेता है और गुस्से में बोलता है, देखिए भाई साहब, अगर भरोसा नहीं है तो रहने दीजिए, मेरा वक्त बेशकीमती है। बहुत कस्टमर्स हैं लाइन में, ना जाने कहां से चले आते हैं। दलाल की बात सुनकर मोटिया गोटिया पर गुस्सा हुआ। नहीं साहब, रुक जाइए, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। गोटिया, ये तू क्या कर रहा है? देख, तूने कहा था कि तू पैसे देगा, तो अब पीछे क्यों हट रहा है? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू सारे पैसे साहब को दे दे। अरे देख, क्या सोच रहा है, दे देना। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। मोटिया गोटिया के बर्ताव से नाराज और गुस्सा हो चुका था। दलाल को वहां से जाता देख उसने गोटिया के हाथ से सारे पैसे छीन लिए और उसे दलाल को सौंप दिया। इसे कहते हैं असली होशियार। मोटिया भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे और आपका घर सुरक्षित हाथों में है। चलिए, अब मैं चलता हूँ। और इस तरह वो दलाल वहां से निकल गया। लेकिन जब अगले दिन सुबह गोटिया और मोटिया दलाल को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो मोबाइल पर आवाज आती है, इस नंबर पर अभी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। गोटिया बार बार नंबर डायल करता है। मोटिया बेचैनी से इधर उधर टहलता है। शायद नेटवर्क नहीं होगा, तू दोबारा मिला ना। 5 बार कर चुका हूँ मोटिया, ये नंबर बंद हो गया है। धीरे धीरे शक यकीन में बदलता है। मोहल्ले के कुछ लोगों से पूछताछ करने पर सच सामने आता है। वो आदमी कोई दलाल नहीं था, वो एक ठग था जो ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके गरीबों को सपनों का लालच देकर लूटता था। मोटिया के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बुरी तरह टूट चुका था। शाम को जब वो घर लौटा तो उसका चेहरा बुझा बुझा था। गोटिया ने जैसे ही उसे देखा, कुछ कहने ही वाला था कि मोटिया ने खुद बोलना शुरू कर दिया। गोटिया, माफ कर दे यार, मैंने तुझसे जबरदस्ती की। तेरा पैसा, तेरा विश्वास, सब कुछ डुबो दिया मैंने। पैसे की बात छोड़ दे मोटिया, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तेरी हालत अचानक इतनी खराब क्यों लग रही है? शायद नहीं, दरअसल मुझे कुछ महीनों पहले डॉक्टर ने बताया था कि मेरे शरीर में एक गंभीर बीमारी है। फेफड़ों में इन्फेक्शन है जो अब बढ़ चुका है। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये बात सुनकर गोटिया हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को और मोटिया को संभाला। तभी, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने जो भी किया दोनों के लिए किया। जब मुझे पता चला कि मेरे पास समय कम है तो लगा कि कम से कम मरने से पहले तुझसे किया वादा तो पूरा कर लूं और एक घर ले लूं। इसी जल्दी में मैंने गलती कर दी। मैं लालच में आ गया और सब बर्बाद हो गया। अबे मोटिया, पागल है क्या तू? देख, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दे उस बात को। तूने जो भी किया हम दोनों के लिए किया, बस बात खत्म। तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गलती तेरी नहीं है, उस दलाल की है। उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब तू खुद को दोष देना बंद कर दे, ठीक है? मैं हूं तेरे साथ। मोटिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद से मोटिया ने कूली का काम बंद कर दिया। गोटिया अब दिन रात काम करता, कभी स्टेशन पर बोरा ढोता,
तो कभी बाजार में बक्से उठाता। कई बार देर रात लौटता तो थक कर वहीं जमीन पर लुढ़क जाता। गोटिया, अब रहने दे, तू अपनी सेहत खराब मत कर। अबे तू चुपचाप आराम कर, हमारा सपना अब मैं पूरा करूंगा। 2 महीने बीत गए। एक सुबह गोटिया ने उसे बाहर चलने को कहा। चल, एक जगह दिखानी है तुझे। मोटिया गोटिया के सहारे से चला। कुछ दूर चलने के बाद रेलवे स्टेशन के बाजू में जो खाली मैदान था, वहाँ मोटिया को एक 3 मंजिला घर दिखा। ये देख, ये है तेरा और मेरा नया घर। पक्के दीवारों का नहीं है, लेकिन मजबूत है, तेरी मेरी दोस्ती की तरह। आखिरकार गोटिया की रोज देर रात घर आने की वजह मोटिया के सामने आ ही गई। वो दिन भर मेहनत करता और रात को अपने दोस्त के लिए आलीशान झोपड़ा बनाने में जुट जाता। अपने गोटिया का ये प्यार देखकर मोटिया भावुक हुआ और वो दोनों शान से उस झोपड़े में रहने लगे।